तो रियल लाइन पे हम लोगों ने क्या देखा था कि एक तो आर को हम लिखते हैं ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी आर नॉट पार्ट्स ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, दीज आर नॉट पार्ट्स ऑफ रियल नंबर इन्फिनिटी नाउ, और वन कैन राइट इट एज x लेस देन, जैसे अब हाँ ये जो नंबर लाइन है, जैसे नंबर लाइन जो है यहाँ पे मैं अगर कह दूं कि ये नहीं दिख रही, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। अच्छा स्क्रीन विजिबल नहीं, कौन शेयर? ठीक ठीक, एक मिनट वेट कर, मैं शेयर नहीं किया, भूल गया शेयर करना। इज इट विजिबल नाउ? यस सर। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे रियल नंबर्स आपके बारे में अपना सबने पढ़ रखा है, रियल नंबर्स ये इसको इस तरह डिनोट करते हैं, या तो इस तरह लिख दें या इस तरह लिख देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं रियल नंबर को, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसे, all those x whose square is greater than equal to 0। यस सर। ठीक है, तो रियल लाइन को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ कि जैसे डिस्टेंस है ना 3 5 के बीच का डिस्टेंस, तो अगर मैं आपसे पूछूं 3 5 के बीच में डिस्टेंस क्या, तो आप क्या कहोगे? मान लो एक एलिमेंट, इसको मैं x कह दूं, इसको y कह दूं, और मैं एक नोटेशन दे रहा हूं डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, इसको हम रीड क्या करने जा रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन, देखो बुक में दे रखा है सब, है ना। मैं थोड़ा सा पहले कोई भी टॉपिक शुरुआत करने से पहले एक बेसिक आइडिया दी जाती है कि हमें क्या क्या पढ़ना है और किन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो मैं, हो सकता है मैं एग्जैक्ट सेम पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा हूँ जिस पैटर्न में बुक में लिखा हुआ है, एक जनरल चीजें मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप रियल नंबर्स के बारे में जानते हो, रियल नंबर्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसके पार्ट्स नहीं होते, क्योंकि अगर ये होता तो ये बताओ 1/इन्फिनिटी कितना होगा? जीरो हो जाएगा, जीरो। 1/इन्फिनिटी कुछ नहीं होगा सर, उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 हो जाएगी। या लिमिटिंग वैल्यू 0 की, बट 1/इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इज इट? यस सर। क्योंकि आप R में हो, और R में तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इसका पार्ट ही नहीं, जब आपके डोमेन का पार्ट नहीं है तो 1/इन्फिनिटी आप डिफाइन कैसे कर दोगे? बात समझ आई यहाँ पे? देखो अक्सर लोग गलतियां करते हैं। अच्छा चलो, अगर मान लो सपोज 1/इन्फिनिटी जो है वो, चलो अगर 0 हो रहा है, मान लो, चलो हम मान भी लेते हैं 1/इन्फिनिटी 0, तो फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। लेकिन ये बताओ 0 से डिवीजन तो डिफाइंड ही नहीं है। यस सर। That one is limiting case. 1/infinity tends to 0. Is it clear to everyone? But exact division by infinity is not defined. Infinity is not in your domain. Look here, we have open. Now strictly less than है. Infinity is just an abstract word for representation. Yes, there sir. is a difference between infinite, indeterminate, and undefined. Take it as home assignment and search the difference. ये डिफरेंस समझना जरूरी है। इनडिटरमिनेट क्या होता है और अनडिफाइंड क्या होता है, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। तो ये अक्सर गलतियां कर देते हैं, मैंने देखा बहुत से लोग जब वो पढ़ते हैं एडवांस कैलकुलस, तो वहां भी ये सब गलतियां करते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चन है जो कहीं भी आपसे पूछे जा सकते हैं, थोड़ा सा इन पे फोकस किया करें, इन चीजों पे। ऐसे नहीं 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं बोल देते, या 1/इन्फिनिटी 0 नहीं बोल देते। दैट वन इज द लिमिटिंग केस। भाई आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x क्या होता है? आंसर लिखते हो ना, डज नॉट एग्जिस्ट। आपने पढ़ा होगा कि जब आप एक 0 को आप अप्रोच करो लेफ्ट से, जब 0 को लेफ्ट से अप्रोच करोगे, तो 0 को जब आप लेफ्ट से अप्रोच करोगे प्लस इन्फिनिटी जाता है ना, प्लस इन्फिनिटी। और जब 0 को राइट से अप्रोच करते हो तो क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस 1/x गोज टू प्लस इन्फिनिटी, जब आप राइट से 0 को अप्रोच करोगे, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस 1/x क्या जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी। एंड लिमिट शुड बी इक्वल,
from whatever path you are approaching that point, because I am in R, I am discussing in R. So in R, on number line, one can approach any point A by just two ways, left hand or right hand. That's what there is the concept of left hand limit, right hand limit. लेकिन आप R2 में जाओगे, R3 में जाओगे तो आपके पास इनफाइनाइट वेज होते हैं। इसीलिए जो +2 में आप पढ़ के आते हो, देखा होगा, वहां सिर्फ हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की डिस्कशन करते हैं। इवन फंक्शन डिफाइंड नहीं भी उस पॉइंट पे तो भी आप लिमिट का डिस्कशन कर सकते हो। कंटिन्यूटी के लिए इंपॉर्टेंट है फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. मैं अक्सर देखता हूँ, कभी मैं पूछा हूँ तो आप फिर भी गलतियां कर, जबकि आप पढ़ के आते हो। मैं तो कैलकुलस जब पढ़ाता था तो बीएससी में फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में ये सब पॉइंट्स बहुत डिस्कशन करता था। वो पता नहीं, हो सकता आपके बैच में मैंने कभी किया होगा, नहीं किया हो, लेकिन मैं इसीलिए बीच में अक्सर मैं पूछता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग 0 1/x क्या होता है। ये डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि लिमिट की पहले तो ये तो एक तो फाइनाइट नंबर होना चाहिए। हम रूडिन का स्टैंडर्ड डेफिनेशन फॉलो करेंगे। रूडिन की डेफिनेशन में क्या कहता है कि अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इट शुड बी अ रियल नंबर। पहले तो रियल नंबर होना चाहिए, और आप उस पॉइंट को जिस भी पाथ से अप्रोच करें, हर एक पाथ से सेम रियल नंबर आना चाहिए, तभी उस पॉइंट पे हम लिमिट को कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो वो सब आप लोगों ने एडवांस कैलकुलस में डिटेल में देखा होगा, मैं वहां डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूँ, सिंपली है। इसीलिए देखा होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/x², क्या होगा आंसर? और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1/mod x, क्या होगा आंसर? डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें दोनों की लिमिट तो चाहे 0 को आप लेफ्ट से अप्रोच करो चाहे राइट, दोनों पॉजिटिव प्लस इंफिनिटी आएगी, बट इट इज नॉट अ फाइनाइट रियल नंबर, है ना। इट इज नॉट अ रियल नंबर, बिकॉज इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी आर नॉट योर पार्ट्स ऑफ डोमेन। अब वो अलग बात है कि आप एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम ले लो, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जोड़ लो, वो अलग है। लेकिन अगर आपसे कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा, दिस मींस यू आर इन दिस स्पेस। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 रखना और एक्सटेंडिंग टू 0। देखो एट x इक्वल टू 0, मान लो फंक्शन में fx, नेक्स्ट पेज पे कर लो, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये जो इस तरह लिखते हैं ना, r इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, इसका मतलब इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी के पार्ट डोमेन के नहीं होते। अदरवाइज अगर ये डोमेन का पार्ट होता तो 1/इंफिनिटी फिर 0 हो जाता। लेकिन 0 पे तो आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या आंसर कहोगे? लिमिट एक्सटेंडिंग 0 1/x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिकॉज इंफिनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ द डोमेन, इंफिनिटी इज नॉट पार्ट ऑफ द जनरल। एक मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आपको थोड़ा सा होता है बीच बीच में कुछ चीजें पूछना। तो वो सब लिमिट वगैरह चीजें रिवाइज कर लेंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट 4 कितना होता है? प्लस माइनस प्लस देखो कुछ आंसर आ रहे हैं +-2 और कुछ आंसर आए +2। चले +-2 +2 वाले कितने लोग हैं? आई मीन अपना नाम बताएं, कोई दिक्कत नहीं, अपना नाम बताएं। चले धीरेश ने कहा, धीरेश का कहना है। एनीवन एल्स? प्रणव फरहान। चल ठीक है। और अगर प्लस किसको लगता है +-2 दोनों होगा? सर +2 अलीजान रज़वी। नियाज अली +-2। चले नियाज का आंसर है +-2। और कोई? सर +-2 सर। +2 ही होगा सर। अपना नाम बताएं। नदीम +2 कह रहे हैं सर, +2 नहीं, अभी मैं +-2 में कह रहा हूँ। +-2 रज़ी +-2 रज़ी जो नहीं है इसमें वो इधर आ जाएगा। और संजय। देखिए क्लास में पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेशन में नहीं, गलत सवाल हो जाए सही हो जाए ये बड़ी चीज नहीं है। सीखना, लर्निंग जो है ना, क्लास में इन्वॉल्व होना जरूरी है। क्योंकि यूट्यूब पे तो इतने वीडियोस पड़े हैं, पर हर क्लास वाइज बैच वाइज सबके डाउट्स अलग अलग होते हैं। तो लाइव क्लासेस का इसीलिए इंपॉर्टेंस है, वरना हर टॉपिक का यूट्यूब पे लेक्चर्स पढ़ें क्या फायदा। आप वो तो आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हो, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो रिवाइज करना जरूरी है। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अच्छा ये बताओ √x² क्या होगा? mod x? यस सर mod x। भाई अगर आप वैसे चाहो तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी यूज कर सकते हो। ये बताओ 0 0 मैं R2 में हूं, अगर
और मैं एक पॉइंट दे रहा हूं यहाँ पे x0, जरा डिस्टेंस फार्मूला लगाओ आप इन दोनों पॉइंट के बीच में। क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो एक इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, चलो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं a अपने सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए, और इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं b। हालांकि a R2 का मेंबर है तो ये टपल्स होंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन a एंड b क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर x स्क्वायर। और बेसिकली ये डिस्टेंस है क्या, मॉड x। ये आपका डिस्टेंस है क्या, मॉड x। सो मॉड x whenever defined it will be always greater than equal to 0. Mod x whenever defined under root x square will be always greater than equal to 0. So the correct answer is this one, +2. ठीक है, -2 नहीं होता, ये जब भी डिफाइंड होगा ऑलवेज क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, चलिए मैं इस पे अब इन चीजों को सब रिकॉल कर लेंगे। मैं भी देखने के लिए कैलकुलस आप वाकई रिवाइज किया है कि नहीं, इस वजह से मैं कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर रहा था। खास करके लिमिट वगैरह का टॉपिक तो डिटेल डिस्कशन हो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं अपने मेन टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ। अब आते हैं जनरल प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो अब एब्स्ट्रैक्ट स्पेसेस में जैसे अब ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है सर, रियल नंबर्स के सेट पे तो हम जैसे 2 पॉइंट मेजर करते हैं 3 और 5 के बीच का डिस्टेंस, तो आप कहते हो कि 3 और 5 के बीच का डिस्टेंस जो है वो 2 है, 3-5 के बीच का डिस्टेंस 2 है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 5, डिस्टेंस फॉर डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 5। तो अगर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा आप सिंपली कहोगे सर 3-5 में तो ऑब्वियस है डिस्टेंस 2 होगा, क्योंकि आप रियल लाइन के उस पर मैं बात कर रहा हूं। तो अब लेकिन ये जो आप यूज करते हो ना, ये हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, इसीलिए इसको जब मेट्रिक फॉर्म में, जब मेट्रिक बेसिकली डिस्टेंस फंक्शन है, अभी मैं आता हूं प्रॉपर डेफिनेशन पे। अब तो एक जैसे कहां से इंसाइट मिला लोगों को ये फंक्शन डिफाइन करने का। अच्छा, मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बेसिकली हम जो फंक्शन डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए फंक्शन का हेल्प लेते हैं। फंक्शन जैसे देखा होगा अलजेब्रा में, अगर आपकी दो चीजें एक जैसी दिख रही हैं, मतलब एक दूसरे की कॉपी है, तो आपने वहां पढ़ा होगा होमोमॉर्फिज्म, है ना, आइसोमॉर्फिज्म। तो उन सब में फंक्शन रोल होता है। उसी तरह आप जब एनालिसिस में आओगे तो सेम प्रॉपर्टीज प्रिजर्व होता है, तो वो किसके अंडर होता है, होमियोमॉर्फिज्म के अंडर होता है। ठीक है, तो हर एक जगह आप ओवरऑल क्या देख रहे हो कि फंक्शन का हमें हेल्प लेना पड़ता है। यही वजह है कि +2 में फंक्शन पे, कैलकुलस पे बहुत ज्यादा इंफेसाइज किया जाता है, क्योंकि आप कुछ भी एक्सप्लेन करना है ना, तो आपको कहीं ना कहीं फंक्शन का हेल्प लेना होगा। तो वहीं से ये सब कॉन्सेप्ट ओरिजिन हुआ। तो अब जैसे हम रियल नंबर्स का कोई सेट है, तो रियल नंबर्स के मेंबर के बीच में, दो मेंबर के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अब मुझसे कहा जाए व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ -3 एंड 5, तो हम क्या कहेंगे, 8। भाई आप ओरिजिन यहाँ पे है तो आप 5 यूनिट इधर हो और 3 यूनिट लेफ्ट में हो। -3 का क्या मतलब, ओरिजिन के 3 यूनिट लेफ्ट, यही तो इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से, 8 यूनिट्स टोटल डिस्टेंस। या इसी को मैं लिख सकता हूं मॉड ऑफ 5 माइनस ऑफ -3, कितना हो गया, 8 हो गया। तो इन जनरल जो आप जो रियल लाइन पे दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस दिया जाता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से दिया जाता है, मॉड ऑफ x माइनस y, मॉड ऑफ x माइनस y, d ऑफ xy इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y। वो लिखते, कहीं कुछ लोग लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन जो हम डेली लाइफ में जो रियल लाइन पे जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, और अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दिया जाए, कोई और मेट्रिक डिफाइन नहीं है, तो बेसिकली वो डिस्टेंस इससे मेजर होता है, d ऑफ xy इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y से। ये वो डिस्टेंस फंक्शन होता है। और डिस्टेंस फंक्शन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी, देखो जैसे मान लो आपको पॉइंट ए से बी जाना है, पाथ आपको सेम चूज करना है। तो अब देखो यहां से डिस्टेंस जब भी होगा ना, दूरी जब भी दो पॉइंट्स के बीच में देखोगे, और अगर आपको सेम पाथ फॉलो करना है, तो आप इसके बारे में क्या क्या कह सकते हो कि ए और बी के बीच में दूरी, या तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, या तो ये 0 होगी, या तो हो सकता है दोनों पॉइंट्स एक ही, ए भी वहीं पे हो, बी भी वहीं पे हो। तो मिनिमम क्या हो सकता है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी या तो 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, कभी निगेटिव नहीं होगा कि नहीं भाई, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। मतलब का जो इंसाइट मिला ना, जो आइडिया मिला, वो रियल लाइफ से उठाई गई, फिर बाद में मैथमेटिकली उसे डिफाइन की गई, प्रॉपर डेफिनेशन दी गई। दूसरी बात, डिस्टेंस बिटवीन ए, चाहे ए से बी जाओ चाहे बी से, अगर आप सेम पाथ फॉलो करते हो तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी will be equal to distance between B and A. Is it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तीसरा एक और चीज देखो कि अगर ए और बी सेम हो जाए तो उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा? जो ओरिजिन है वही स्टार्टिंग पॉइंट है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, मतलब पाथ से ए और बी। हाँ, मैं शॉर्टेस्ट इसकी बात कर रहा हूँ, ये अंडर अभी मैं यूजुअल के अंडर में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जीरो इफ एंड ओनली ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू बी। और चौथा यहीं पे आता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके अब क्वेश्चन ये है कि सर हम फिर इतने तरह का डिस्टेंस फिर मेट्रिक स्पेस पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? अब देखो, जैसे मान लो कि आप स्ट्रेट लाइन पे हो और आपको अगर ये डिस्टेंस, बल्कि इसी पे अगर मैं अभी डिस्क्रीट मेट्रिक डाल दूं तो डिस्टेंस अलग हो जाएगा, खाली वहां पे भी मुझे पहुंचने में टाइम लगेगा। मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूं। अब जैसे आप जानते हो ना कि अर्थ जो आपका है एक स्फीयर टाइप में है ना, अर्थ जो रफली क्या है, एक स्फीयर टाइप में है। तो जैसे मान लो आपको अलास्का से लेके कहीं और, मान लो कि एक कोने से अगर दूसरे कोने पे जाना हो, तो अब आपके पास देखो, ये तो ठीक है प्लेन अगर सरफेस है, एक जनरल मैं आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब इन चीजों की क्यों जरूरत पड़ी। जैसे अक्सर जनरल बच्चे पूछते हैं क्यों जरूरत पड़ी सर की, मतलब हम जैसे हम R2 में, आप अगर R2 में आ जाओ तो इसी फार्मूले को आप जनरलाइज कर लोगे, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस। तो वहां हम क्या करते हैं कि मान लो R2 का कोई भी एलिमेंट अगर मैं कहूँ कि x बिलोंगिंग टू R2, तो आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़ रखा है, जब R2 मींस R क्रॉस R, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक एलिमेंट यहां से लोगे और एक यहां पे, हमेशा टपल्स टाइप के आएंगे। तो मैं x को, क्योंकि x यहां नोटेशन ले रखा है, तो x मतलब x1 x2 कह दो, x मतलब x1 x2, x1 x2 बिलोंगिंग टू R2। शॉर्ट में हम x बिलोंगिंग टू R2 मींस x इक्वल टू x1 x2, y बिलोंगिंग टू R2 मींस y इक्वल टू y1 y2। तो अब क्वेश्चन है कि x y के बीच में डिस्टेंस R2 में कैसे कंप्यूट करें? x y के बीच में डिस्टेंस जो आप यूजुअल डिस्टेंस होता है वो बेसिक पाइथागोरियन थ्योरम से आता है। देखो इन R2 में अगर हम बात करें, R2 पे अभी मैं R2 R3 जो आप जानते हो उसको मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद मैं मेट्रिक चेंज करूंगा। तो आप कॉन्सेप्ट पे ज्यादा देखो, फिर बुक से मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मैंने ये कहा कि R2 पे जो आप यूजुअल डिस्टेंस लेते हो, चलो x इज इक्वल टू x1 x2 ले लिया, और y इज इक्वल टू, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब पढ़ाया जाता है कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, d ऑफ xy इज इक्वल टू अंडर रूट इन दोनों के पहले स्लॉट का डिफरेंस x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, और फिर y स्लॉट का डिफरेंस सेकंड स्लॉट पे जो होगा x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये कहां से आता है? बेसिकली ये पाइथागोरियन थ्योरम है, पाइथागोरियन। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो आप R2 में हो, R2 मींस प्लेन, तो अब प्लेन में जैसे आपको एक पॉइंट यहाँ पे है, सपोज कि एक पॉइंट यहाँ पे ये x1 है, ये कॉमा x2 है, और एक कॉमा यहाँ पे है ये y1 कॉमा y2, y1 कॉमा y2। x1 x2 का क्या मतलब हुआ? देखो x1 सिंपली x1 x2 का मतलब क्या होता है कि ये हाइट, ये इतनी लेंथ x1 है और ये जो है x2 है, ये x1 है और ये जो आपका है ये x2 है। y1 y2 का क्या मतलब हुआ? ये y1 है और ये y2 है। तो आपको डिस्टेंस तो यही हुआ ना, हमें तो ये डिस्टेंस कंप्यूट करना है, डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट x एंड y, कैपिटल x या इसको सिर्फ x कहते हैं, सिंपली x मींस x1 x2। तो अगर आपको ये जो डिस्टेंस कंप्यूट करना है तो ये कैसे जाओगे? ये आप ये डिस्टेंस मेजर कर लो, ये डिस्टेंस मेजर कर लो, और पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा। तो ये इतना डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये पूरी, ये टोटल y2 सॉरी ये टोटल x2 है, यहां से यहां तक ये x2 है, और उसमें से x1 घटा दो, तो यहां से यहां तक ये दूरी कितनी हो जाएगी? x2 माइनस x1, और उसी, हाँ ये कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। यस सर। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? आपको ये मिल गया। तो वही तो ये फार्मूला होता है। उसी तरह R3 में कंपोनेंट और बढ़ जाएगा, R3 में x इक्वल टू x1 x2 x3 लिखोगे, y इक्वल टू y1 y2 y3। तो ये तो वो चीजें हैं जो आप पढ़ के अभी तक हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन क्वेश्चन एक ये भी है कि किसी एक सेट में हम कितने मेट्रिक डिफाइन कर सकते हैं, या किसी एक, तो मैं शो करूंगा किसी एक सेट पे आप इनफाइनाइट मेट्रिक डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, सेट्स में भी ये होता है कि किसका कलेक्शन, जैसे यार R में रियल नंबर्स का कलेक्शन ले रहे हैं, R2 में हम इस तरह के डबलेट्स का कलेक्शन ले रहे हैं। हाँ बताएं। x3 में कैसे नहीं सर? x3 में इसको कैसे प्रूव करते हैं? x3 में क्या? तो R2 का तो पाइथागोरस, x2 में तो पाइथागोरस थ्योरम से तो हम लोग कर लेते हैं, पर x3 में हम कंफ्यूजन होती है सर, वो कैसे करते हैं वो नहीं समझ। आई मीन यू आर टॉकिंग इन R3? यस सर। तो R3 को इस तरह से प्रूव करें। R3 मींस R क्रॉस R ना। तो ये बताओ इसका, जैसे मैं अगर ये कहूं आपको x बिलोंगिंग टू R3, तो इसका मतलब x किस टाइप का होगा? x1 x2 x3 ट्रिपलेट होंगे ना, क्योंकि ये फार्मूला बन जाएगा। हाँ
सर ये फॉर्मूला बने, बट इसको जनरलाइज कैसे करते हैं? जो ऐसे आपने वो बताया पाइथागोरस थ्योरम से इसको जनरलाइज कर लिया, अरे तो बट ये वाला नहीं समझ। अच्छा समझ गया, ये तो इसमें कौन थोड़ी बात, चलो देख लो। अच्छा ये बताओ, तो आप जिस रूम में बैठे हो, जैसे क्यूबॉइडल शेप होता है ना, तो क्यूबॉइडल शेप में क्या होता है, अब मैं यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर से समझाना तो मुश्किल है, लेकिन आप जैसे दो डायगोनल, लोअर और जो क्रॉस डायगोनल अपोजिट वाला है ना, वही तो डिस्टेंस होगा आपका R3 में। आप जिस स्पेस में बैठे हो, यहाँ पे मैं डायग्राम कैसे बनाऊं इसको, अच्छा चलो मैं एक रफ डायग्राम कोशिश करता हूँ समझाने की, कुछ इसमें है नहीं। देखो ये बताओ ना, जैसे मान लो आपको यहाँ पे हो और ये, मुझे इसके बीच में ये और ये डिस्टेंस निकालना है, सपोज करो आप इस यहाँ पे हो, तो पहले क्या करोगे, यहां से A से B कैसे जाओगे, जो शॉर्टेस्ट पाथ, ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ की बात तो नहीं कहना चाहिए, मतलब R3 में जो यूजुअल है, मुझे ये और ये मेजर करना है, मुझे ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करोगे, आप पहले ये जाओगे और फिर ये डिस्टेंस चाहिए, चाहिए ना, लेकिन ये कैसे आएगा, इसको कंप्यूट करने के लिए आप ऐसे जाओगे और फिर ये जाओगे, तो वो चीज कहां से आ गया, वो तो यही हो गया, क्योंकि एक प्लेन में हो ना, ये प्लेन जो है, ये आपका जो प्लेन है वो ये चीज हो गया। यस सर। तो ये इससे कंप्यूट हो गया, अब फिर ये जो डिस्टेंस आएगा उसके साथ दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, तो आपको ये वाला आ जाएगा। इसीलिए इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन x y यहां बनता है ना, तो वो जब सॉल्व करोगे तो वही आएगा, x1 माइनस y1 होल स्क्वायर करके देख लेंगे, तो बेसिक मैथमेटिक्स से मैंने जस्ट एक आइडिया दे दिया आपको, x2 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। उसी तरह R4 में, अभी मैं Rn पे आऊंगा तो अभी आप देखोगे वहां पे इसको फिर n टपल्स तक जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। तो बेसिक वही आप जो क्लास 9-10 में पढ़ के आते हो वही चीजें इन्वॉल्व है। और मैं ये भी कह रहा हूँ, मैट्रिक स्पेस में ना, अगर एक फंक्शन का 11-12 की जो कैलकुलस है उसकी जरूरत है, बाकी 9-10 की बेसिक ज्योमेट्री, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो मैट्रिक स्पेस ऐसा बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। थोड़ा सा नोटेशन समझना जरूरी है, क्योंकि होता है कि ना बुक्स में डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं, और अगर आप नोटेशन नहीं यूज समझोगे तो फिर आपको चीजें टफ लगने लगेगी। वो इजी वे को भी, क्योंकि अब वो अच्छा डिफरेंट ऑथर्स अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, इस वजह से समझना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि सर जब R2 R3 में ऑलरेडी मेट्रिक है, तो हमें और मेट्रिक की डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी। तो मैं जस्ट एक ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो अर्थ, अगर आप देखो तो अर्थ एक स्फीयर टाइप का है, और अर्थ में अगर जैसे फ्लाइट आपको लेनी हो ना, यहां से इस कोने तक, ऐसे तक, तो अगर अब वो पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा था कि अलास्का से लेकर कहीं किसी डिस्टेंस तक शायद ओवरऑल कुछ ऐसे, जैसे अगर आप सीधा लाइन जाओगे, सीधा मान लो यहां से यहां तक जाना, सीधा जाओगे, तो ये जो डिस्टेंस आ रही है, और ये जो जियोइड, ये जो क्या कहते हैं उसे, जियोडेसिक होता है जो ना, स्फेरिकल, जियोडेसिक बेसिकली होता है एक शॉर्टेस्ट पाथ। तो जियोडेसिक के लॉन्ग अगर जाओगे तो इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में लगभग 2000 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था, 2000 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा था, क्योंकि ये तो यूजुअल वाला आपका हो गया, इन दो पॉइंट के बीच में सीधा सीधा डिस्टेंस, लेकिन अर्थ तो स्फेरिकल होता है, तो वहां पे अगर आप उस डिस्टेंस से कंप्यूट करोगे तो लगभग इन दोनों के डिफरेंस में, अब मुझे एग्जैक्ट वो पॉइंट याद नहीं है, मैं जनरली दे रहा हूं, तो इसलिए ये जो फ्लाइट वाले इनका जो पाथ होता है, ये बेसिकली जियोडेसिक, आप पढ़ोगे बाद में कि जियोडेसिक क्या होता है। जियोडेसिक होता है शॉर्टेस्ट पाथ ऑन एनी कर्व, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब वो आप डिफरेंट मेट्रिक यूज करके आप देखोगे जिससे सबसे कम दूरी पड़ रही वो पाथ आप फॉलो करोगे, क्योंकि भाई उसमें कई चीजें होती, कॉस्ट भी इन्वॉल्व होता है। तो अब लेकिन अब प्लेन में हो, प्लेन में तो ठीक है, प्लेन में तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आपको इसी से मिल जाएगा, लेकिन अगर मान लो कि हर एक कर्व प्लेन थोड़े ना होगा, हर एक ऑब्जेक्ट प्लेन थोड़े ना होगा, तो वहां पे आप कैसे मेजर करोगे। अब जैसे मान लो ऐसे समझो, जैसे मान लो दिल्ली टू बेंगलोर है, दिल्ली टू बेंगलोर है, तो दिल्ली टू बेंगलोर की अगर हम बात करें, दिल्ली टू बेंगलोर, तो दिल्ली टू बेंगलोर भाई आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप कार से जाते हो तो मान लो कुछ और डिस्टेंस होगी, कार से कवर करोगे, फ्लाइट से कवर करोगे कुछ और डिस्टेंस होगी, ट्रेन से कवर करोगे कुछ और डिस्टेंस होगी, है कि नहीं। तो उसी तरह से, तो अब क्वेश्चन है कि तो इन चीजों को, तो मैथमेटिक्स में देखो, मैथमेटिक्स बेसिकली क्या, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो सकता है, उसके इम्प्लीमेंटेशन आज नहीं 10 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, लेकिन अगर आप इसीलिए ना प्योर मैथमेटिक्स को क्यों इतना ज्यादा, क्योंकि जब तक सोच नहीं होगी, जब तक चीजें आप इन्वेंट सोचोगे नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं जो भी मैथमेटिक्स में होती है, कहीं ना कहीं आज नहीं कल नहीं इन्वॉल्व होती ही होती है, वो कहीं ना कहीं यूज होती है। वो अलग बात है कि आज जो चीजें
लोगों ने सोची हो, वो हो सकता है उसकी एप्लीकेशन आपको 50 साल बाद मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। प्योर मैथमेटिक्स नहीं होता ना, तो ये अप्लाइड डेवलप नहीं हो पाता, उसका इम्प्लीमेंटेशन एक अलग चीज है। तो बेसिकली अब हम आते हैं एग्जैक्ट डेफिनेशन पे। तो एक थोड़ा सा ये भी डिस्कशन करना जरूरी होता है। अब अच्छा, दूसरी चीज ये हुई कि यहाँ पे तो हम लोग जो करते हैं, अब तक जो हम पढ़ते हैं R2 R3 है ना। अब जैसे मान लो सेट तो किसी भी चीज का हो सकता है, फंक्शन के कंटिन्यूअस फंक्शन का कलेक्शन हो सकता है, कंटिन्यूअस पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन हो सकता है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। उस पे कैसे डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे, कितने डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन पे कितने, या सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस। अभी आप जैसे सीक्वेंसेस ऑफ रियल नंबर्स ले लिया, तो दो सीक्वेंसेस के बीच में डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो ये सब अपने आप में एक नया सवाल है कि भाई अब तक हम डायमीटर जो पढ़ के आते थे किसी सेट का, हमने 9th में डायमीटर पहली बार सुना होगा सर्किल के केस में। इस सर्किल के केस में हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालते हैं, हर दो पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं, और उन दोनों और जिसमें जब लार्जेस्ट डिस्टेंस आता है तो वो हमारा क्या कहता है, डायमीटर, और वो सेंटर से पास करता है। इसी आइडिया को जनरलाइज किया गया डायमीटर ऑफ अ सेट पे। तो ऑलमोस्ट देखोगे ना, कॉन्सेप्ट उसी को जनरलाइज किया गया। हम सेट के हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मेजर करेंगे और उसको मैक्सिमम ले लेंगे। अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम और इनफिमम सुप्रीमम में डिफरेंस ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम मिनिमम जब भी होता है सेट का मेंबर होता है, जबकि इनफिमम सुप्रीमम जरूरी नहीं है सेट के मेंबर हो। और अगर सेट फाइनाइट है तो ऑलवेज मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करेंगे। तो ये सब बेसिक चीजें जो हम वहां पढ़ के यहाँ भी है। तो बेसिकली अब करना क्या आपको कि अब तक हमने R या R का कोई सबसेट, R या R का कोई सबसेट लिया और उस पर एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया। अब हम एक आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट, और उस पर एक हम डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करेंगे, डिस्टेंस फंक्शन D। ये D जो है डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन। आज की क्लास में मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं क्योंकि ये सब समझना जरूरी है। और X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी। अब ये सेट कोई भी हो सकता है। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए मेट्रिक के लिए? तो मेट्रिक के लिए वही चीजें जो भी आपको सॉरी। अच्छा, तो सबसे पहला कि हम डिस्टेंस कंप्यूट करेंगे तो दो पॉइंट्स के बीच में कंप्यूट करेंगे। तो एक पहला ये होता है कि मतलब मैपिंग कहां से कहां होगी। तो मैपिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ X टू R होगा, क्योंकि एक पॉइंट यहां से आएगा, एक पॉइंट यहां से आएगा, और इन दोनों के बीच में हम डिस्टेंस कंप्यूट करते हैं। कार्टेशियन पेयर है यहाँ पे, X कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो हमेशा याद रखें X क्रॉस X टू R होगा। इसको देख के आपको याद रहेगा कि डोमेन में एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है, जो भी सेट ले रहे हैं उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट X क्रॉस X टू R है। तो पहली कंडीशन क्या है कि D ऑफ XY मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। D ऑफ डिस्टेंस, बेटे ये डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन, एंड सेट टुगेदर विद डिस्टेंस फंक्शन इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। ठीक है, तो D of XY is greater than equal to 0 for all XY, for all XY belonging to set X. Second, D of XY is equal to 0 if and only if X is equal to Y. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको कई जगह यूज करेंगे। जब भी जीरो डिस्टेंस हुआ, इसका मतलब इन दोनों पॉइंट को सेम होना जरूरी है, X और Y को सेम होना जरूरी है। D of XY equal to 0 if and only if X is equal to Y. Third, symmetry, D of XY is equal to distance between XY is same as distance between Y and X for all XY belonging to, for all XY belonging to. And the fourth one is triangle inequality. Triangle inequality का proof हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। I mean distance between XZ is less than equal to distance between XY plus distance between Y and Z for all XYZ belonging to R. For every XYZ belonging to X. मतलब X और Z की, हाँ सर अभी आपने मैट्रिक स्पेसेस की डेफिनेशन बताई है कि एक बार उसे फिर से रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैंने पहले ये कहा ना, पहले मेट्रिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, मेट्रिक फंक्शन, या और इन शॉर्ट मेट्रिक। तो एक चीज और मैं बता दूं, मेट्रिक फंक्शन इज बेसिकली जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस है। क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ डिस्टेंस, ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं फंक्शन के हेल्प से। इसको मेट्रिक फंक्शन, और इन शॉर्ट क्या कहते हैं, मेट्रिक। सर हाँ बताएं।
सर सेट पे जो है मेट्रिक डिफाइन करने का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ? मतलब सेट के हर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कंप्यूट करना, सिंपली ऐसे समझो। तो सर ये जरूरी तो नहीं है कि हर 2 पॉइंट जो भी सेट का जो मेंबर सब है सबका डिस्टेंस सेम हो थ्रू आउट द सेट? अरे अभी तो हम डिफाइन करने जा रहे हैं ना। फिर डिफाइन की करने की क्या जरूरत पड़ी? जब आपने डिफाइन कर दिया, दिस मींस यू कैन मेजर डिस्टेंस बिटवीन एवरी 2 मेंबर ऑफ द सेट। ऐसा समझे बात? अच्छा, आगे शायद समझ में आ जाए। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना कि जैसे हमने एक सेट लिया, ठीक है, उस पर हमने मेट्रिक दे दिया। मेट्रिक देने का मतलब ही हुआ कि हम उस सेट के हर 2 मेंबर के बीच में उस डिस्टेंस फंक्शन की हेल्प से हमेशा डिस्टेंस कंप्यूट कर लेंगे। आपको बात समझ आई? ये ये सर जब भी मतलब एक तरह से ऐसे समझो कि अगर आप लेमन टर्म में समझना चाहो तो आपको एक टूल है। उस टूल ये ऐसा समझो, डी जो है डिस्टेंस फंक्शन एक ऐसा ऑपरेटर है कि अगर किसी सेट पे ये इक्विप कर दिया गया तो इसके हेल्प से आप इस सेट के हर 2 पॉइंट के बीच में क्या कंप्यूट कर सकते हो? डिस्टेंस कर सकते हैं। हाँ, ऐसे समझो, ठीक है ना सर? लेकिन सपोज करिए मान लीजिए एक सेट ले लेते हैं, ठीक है, हाँ। उसमें एलिमेंट ले लिए 1, 3 और 7। हाँ। तो सर 1 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है, ये सर हाँ। 3 और 7 के बीच का डिस्टेंस सेम थोड़े हुआ? ये तो फिर अलग तरीके हो गया ना। देखो यहाँ पे देखो ध्यान दो, x और y है ना, वही एक y और x यहाँ बात हो रही है। नहीं, जैसे आप 1 और 3 के बीच में आपने डिस्टेंस निकाला, 1 और 3 के बीच में, तो कहने का ये मतलब डिस्टेंस बिटवीन 1 3 शुड बी सेम एज डिस्टेंस बिटवीन 3 एंड 1, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ मेट्रिक। अच्छा, समझ गया। जड़ नहीं है इसमें, जड़ किसी भी गिवन मोमेंट पे 2 x y का जो रहेगा, चाहे आप मतलब 1 3 के बीच में डिस्टेंस मेजर हो या 3 1 एक ही होना चाहिए, ये सेकंड कंडीशन, इसको सिमेट्री भी कहते हैं। देखो यही होता है ना, देखो लाइव क्लास का एडवांटेज ये होता है, आप अपने जो भी बेसिक डाउट है ना, बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जो नहीं सब, देखो यूट्यूब पे बहुत से लेक्चर पड़े हुए हैं, लेकिन होता क्या है ना कि वो तो जब आप एक बेसिक जब समझ लोगे तब वो लेक्चर यूजफुल होते हैं। क्लास में जब स्टार्टिंग होती है ना, तो आप टीचर से जो क्वेश्चन उसे करो, ऐसा नहीं कि और एक फायदा और है, पिछली बार का रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी मेरे अकाउंट में है, तो मैं ज्यादा डिस्कशन में इस बार टाइम दूंगा और प्रॉब्लम ज्यादा डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ना उससे फिर आप देखोगे आप में खुद निखार आएगी और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, आप बिल्कुल फ्रीली फील करो। अब वो नहीं है मेरे पास बाउंड कि मुझे क्लास पूरी खत्म करानी है और करना, ठीक है, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों का। लेकिन जो की कॉन्सेप्ट है जैसे कॉम्पैक्टनेस, कनेक्टेडनेस, जहां कंप्लीटनेस, जहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये डेंस सेट, नोवेयर डेंस सेट, इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आपके जो डाउट्स है ना, जो डर है सब्जेक्ट वो दूर हो जाए। हाँ, तो ये समझ आया ना? अभी डी मैंने बताया नहीं क्या है। अभी हम यहाँ पे एक्चुअल क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम यूजुअल लेके चल रहे हैं, और सेट क्या लिए? आर। आप अभी आर पे ही सोचो, फिर आर से भी मैं बाहर निकालूंगा, अभी जो आर्बिट्री सेट पे मैं आऊंगा। ठीक है ना? अभी एटलीस्ट आप R2 R3 में तो देख सकते हो ना। जैसे अगर R में बात करें तो क्या होता है भाई, अंडर यूजुअल डिस्टेंस 1 से 3 और 3 के 1 के बीच में डिस्टेंस सेम होता है। अभी मैं फंक्शन के बेसिस पे, सीक्वेंस के सब पे आऊंगा एक एक करके, और R पे भी अभी आपको R पे भी मैं डिफरेंट डिस्टेंस से दिखा दूंगा, 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस 1 भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन वो अंडर डिस्क्रीट मेट्रिक होगा, नॉट यूजुअल। ठीक है, तो ये जो मैं मेरा कहने का ये मतलब था, ये जो सोचा गया ना, ये इसको कहते हैं सिमेट्री कंडीशन, ये तीसरे वाले को, और चौथे वाले को कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कि आप x और z फिक्स कर लो और y वेरी करते रहो, y को कहीं भी लेते चले जाओ। डिस्टेंस बिटवीन xz इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xy प्लस डिस्टेंस बिटवीन yz, जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन से तो वैसे भी क्लियर है। अगर आप r पे बात लेके करें ना, तो ये जो हम लेते हैं d ऑफ xy इज इक्वल टू, अच्छा ये d ऑफ xy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की प्रॉपर्टी से आ जाएगा, इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है ना, ट्रायंगल इंटीग्रल हमेशा ट्रू होता है। तो एक तो हम पढ़ के आए हैं, जो हमने अभी नाम नहीं दिया, वो चाहता तो मैं रियल एनालिसिस क्लास में भी बोल सकता था, लेकिन वहां पे हमने नहीं दिया। तो हम जो r पे जो डिस्टेंस अब तक लेते आए थे, वो लिया था d ऑफ xy इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस y। ये यूजुअल डिस्टेंस भी इसको कहते हैं, यूजुअल डिस्टेंस फंक्शन ऑन r, इसको बुक्स में यूजुअल डिस्टेंस, ठीक है ना, यूजुअल या ट्रिवियल मेट्रिक भी इसको कहते हैं, कुछ बुक्स में ट्रिवियल मेट्रिक। अब मैं आपको एक चेंज करता हूं थोड़ा सा, एक क्लास तो नहीं, अगली 5 मिनट की मैं क्लास एक बेसिक, ओके सर।
हाँ, तो मैं एक आइडिया दे दूं, आप आज सोच के रखना, फिर कल वाली क्लास में हम लोग दोबारा डिस्कशन करेंगे इसको। जैसे मान लो मैंने सेट रियल नंबर्स का ही लिया, लेकिन मैं मेट्रिक इस पे क्या इक्विप कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो हम इस तरह मानेंगे कि अगर दोनों पॉइंट सेम है तो उनके बीच का हम डिस्टेंस मैं 0 अलॉट कर रहा हूं, और दो पॉइंट अगर डिफरेंट है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 1। इसी को कहते हैं डिस्क्रीट मेट्रिक। हालांकि अभी मैंने प्रूफ नहीं किया कि मेट्रिक है, अभी तो पहले प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन सपोज क्या कि ये डिस्टेंस फंक्शन दे रखा है, तो अब मैंने यहां पे डिफाइन कर दिया, सपोज क्या कि मेट्रिक है, सपोज क्या कि मेट्रिक, मैं इसका प्रूफ भी दूंगा, लास्ट वाले ईयर भी वीडियो लेक्चर में करा रखा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो अगर मैंने आर इक्वल विद डिस्क्रीट मेट्रिक, अब मैंने मेट्रिक चेंज कर दिया, इससे पहले हम यूजुअल मेट्रिक करते थे, तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि 3 और 7 के बीच में डिस्टेंस बिटवीन 3 and 7 कितना होगा? 1 सर 1। तो अब आप ये नहीं कहेंगे कि 3 और 7 के बीच में सर डिस्टेंस जो होगा वो 4 होगा। आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि सर किस मेट्रिक के रिस्पेक्ट में, बात समझ आई मेरी? सर यस सर, हाउ सर? डिपेंडिंग ऑन मेट्रिक डिस्टेंस विल चेंज, और अगर कुछ नहीं क्वेश्चन में मेंशन है तो यू विल एज्यूम यूजुअल मेट्रिक। मतलब हम लोग ये प्रायोरी जो है अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि जो हाँ, है हाँ। metric का difference यही है। अगर मेट्रिक क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, दिस मींस तब दे आर तो टॉकिंग usual विद metric। रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक। अदर एंड इफ मेट्रिक इज emphasized, then you have to think about that. With respect to that, you need to answer your question with respect to that metric. यस सर। तो अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बिटवीन 3, अब देखो डी नोटेशन मैंने सेम यूज किया, लेकिन ये नोटेशन या फर्क है, ये नोटेशन डी जो है वो मैंने डिस्क्रीट मेट्रिक के रिस्पेक्ट यूज किया, जबकि यहां पे बल्कि मैं लिख दे रहा हूं डिस्क्रीट ताकि कंफ्यूजन ना हो। जबकि अगर यूजुअल मेट्रिक के रिस्पेक्ट में बात करें तो यूजुअल मेट्रिक के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बिटवीन 3 7 कितना होगा? 4 विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक, विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल मेट्रिक। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि सबसे पहली चीज ये कि अगर आपसे अब जब मेट्रिक स्पेस आप पढ़ रहे हैं तो आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि कोई भी सेट अगर दे रखा है तो सर उस पर किस मेट्रिक के रिस्पेक्ट में, कोई पूछे तो पहला क्वेश्चन आपका होगा सर किस मेट्रिक के रिस्पेक्ट, यूजुअल मेट्रिक, डिस्क्रीट मेट्रिक, टैक्सी कैब मेट्रिक। अभी मैं कई मेट्रिक इंट्रोड्यूस करूंगा, कुछ 4-5 स्टैंडर्ड है जिनको जानना जरूरी है, बाकी अगर वो 4-5 समझ आ गए तो बाकी सब आप सोच सकते हैं। अब देखोगे अभी एक इंटरेस्टिंग चीज, अच्छा आर कैसा सेट है, बाउंडेड है कि नहीं? Yes, sir. R with respect to usual metric, is this set bounded? बाउंड होने के लिए क्या होना चाहिए? नो सर, नॉट बाउंडेड, बट R equal to discrete metric is bounded. देख लो सेट सेम है, मैं अभी प्रूफ करूंगा, अब मैं आता हूं इस टॉपिक पे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो एक जगह, अब वही होता है ना क्वेश्चन, चीजें बहुत आसान, लेकिन अगर चीजें क्लियर नहीं है तो एग्जाम में R तो सेम रखेगा, मेट्रिक चेंज कर देगा। सर ये डिस्क्रीट मैट्रिक्स आप ला कहां से हैं? हम ये एज्यूम बेसिकली मैंने किया ना, यहाँ पे हमने क्या किया, ये एज्यूम किया है कि मान लो कि हमारे सेट पे ये मेट्रिक दे दिया गया, तो अब मुझे जो बातें करनी है वो इसके रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा। ओके, है ना? जैसे एक्चुअल में होता क्या ना, ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि एक सेट पे आपको सपोज के मान लिया कि हम इस तरह डिफाइन करो, अब हम डिस्टेंस इस फार्मूले से मेंशन करेंगे, कंप्यूट करेंगे, पता नहीं ये एज अ टूल। हाँ, वैल्यू उठाते हैं, ठीक है। Okay, sir. So as per this definition, whenever two points are not equal, the distance between x and y will be allotted as 1. इधर वो कंडीशन होती है और इधर ये d की वैल्यू 0 होगी अगर दोनों पॉइंट सेम होंगे, और सेट के हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 होगा अगर वो डिस्टिंक्ट है, दोनों पॉइंट डिस्टिंक्ट है। आई समझ में? इस तरह मैंने डिफाइन किया। तो अब आपको आंसर आपको इस मेट्रिक के रिलेटिव में सोचना है। देखो पहली गलती हम लोग यही करते हैं, होता क्या ना, हमारे दिमाग में R R2 R3 हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं वही ज्योमेट्री आती है, लेकिन वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा। तो पहला क्वेश्चन ये कि R पे कौन सा मेट्रिक दे रखा है, R के सबसेट कौन मेट्रिक दिखा है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको चेंज करके दिखाऊंगा, R की जगह मैं कुछ और फंक्शंस का कलेक्शन ले लूं, कंटीन्यूअस फंक्शन कलेक्शन ले लूं, सीक्वेंसेस का कलेक्शन ले लूं, सेट भी चेंज किया और उस पर डिफरेंट हम लोग मेट्रिक पढ़ेंगे। तो हर एक स्पेस पे कुछ स्टैंडर्ड मेट्रिक होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है मेरी नेक्स्ट क्लास मैटलैब की है, शायद कितने बजे से मैटलैब की क्लास लास्ट है ना? 11:20
अच्छा वो मुझे ही लेना, बीच में कोई और क्लास आप लोगों की नहीं है? सर वो थी लेकिन आज नहीं थी। अच्छा आज नहीं थी। 11:20 ठीक है, तो मैं यहीं पे 10 मिनट का ब्रेक दे देता हूं और दोबारा लेक्चर ज्वाइन करेंगे हम लोग। और ये इसका जरा ग्रुप का ये स्नैपशॉट भी भेज देंगे मुझे अटेंडेंस की। यस सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ हाँ बिल्कुल बताएं। सर जैसे जो है मतलब जैसे अभी किसी सेट पे जो है मेट्रिक डिफाइन किए हम लोग, ठीक है? हाँ हाँ तो सर वही सेट जब हम मान लिए कोई बाइनरी फंक्शन डिफाइन करके एक ग्रुप बन जाता है, हाँ तो सर हाँ। उस ग्रुप के अंदर भी ये सर मेट्रिक कैरी फॉरवर्ड हो रहा है? अच्छा देखो देखो एक चीज बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे क्या है, ये सब एक्चुअली इसी चीज को मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये बेसिक लेक्चर में यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। देखो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि सर हम जो ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, तो ग्रुप पर अगर ग्रुप में मेट्रिक फंक्शन नहीं होता इन्वॉल्व, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन क्या है भाई, पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्लोजर। भाई ग्रुप का क्या मतलब, कोई सेट दे रखा है उस पर सिर्फ कोई बाइनरी ऑपरेशन एक सेट दे रखा है उस पर कोई ऑपरेशन दे रखा है, ठीक है? या ऐसे चलो जी ही मान लो, ग्रुप को लिए स्टैंडर्ड नोटेशन, कोई भी इस पे मान लो एक मैंने एक ऑपरेशन बना दिया, सपोज करो। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या चेक करते हो? मतलब आई मीन पहला क्लोजर होना चाहिए, यस सर एसोसिएटिव और आइडेंटिटी और इनवर्स। आइडेंटिटी और इनवर्स। ये बताओ इस सेट पे कहीं भी डिस्टेंस का आया? हमने तो सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन से इक्विप किया ना सेट को। यस सर। तो क्या यहाँ पे आपको कोई और टूल दिया गया? आपको सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया, तो यहाँ पे हम डिस्टेंस फंक्शन की बात नहीं करते। ओके सर। देखिए डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट अलग, और कौन सा उस पर टूल है, क्योंकि अगर उससे अच्छा चलो एक काम करते हैं। अब आप लोग ये बताओ वेक्टर स्पेस पढ़ा है? वेक्टर स्पेस अच्छा वेक्टर स्पेस पढ़ा, वेरी गुड। मान लो कोई सेट है उस पर मैंने मेट्रिक डी दे दिया, कोई सेट है डी स्टैंड फॉर मेट्रिक डिस्टेंस फंक्शन। अब मैं ये कहूं कि इस सेट से हमने दो एलिमेंट ले लिया एक्स वाई, इस सेट से हमने दो एलिमेंट ले लिया, और ये बताओ लैम्डा एक्स, लैम्डा कोई रियल नंबर है, लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई, ये क्या डिनोट करेगा? लैम्डा इज सम रियल नंबर। ये सेट है उस पे ये मेट्रिक स्पेस में ले रहा हूं। सर लैम्डा 0 1 के बीच में है क्या? हाँ लैम्डा, अच्छा चलो लैम्डा 0 1 के भी ले लेते हैं, वेरी गुड। चलो तो एवरी पॉइंट बिटवीन एक्स एंड वाई। means you want to say the line segment joining x and y, यस सर। है ना? देखो अच्छा देखो अब यही ना डिस्कशन में आप इन्वॉल्व हो गए तो डाउट्स दूर होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से यहाँ पे। अच्छा जब भी मैं x कहूँ ना तो मीन्स we will assume that x is a non empty set, नॉन ट्रिवियल डिस्कशन कर रहा हूँ। ट्रिवियली जब 0 ही होगा तो फिर मतलब जब मेंबर ही नहीं तो उस पर क्या आप डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में कंप्यूट करोगे। अब यहाँ पे देखो ये लैम्डा और x के बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन मान लो चलो अगर x y सब यहाँ पे मतलब ये इसके स्केलर मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे ये वेक्टर एडिशन है, इन दोनों के बीच में मान लो जैसे x है, x और लैम्डा के बीच में यहाँ पे इसके ये वेक्टर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पे एडिशन है। जैसे मान लो ये एलिमेंट होगा, एक ये एलिमेंट होगा, और इन दोनों के बीच में ये वेक्टर ये प्लस है। तो अब ये बताओ आपका सेट तो सिर्फ आपके सेट पे तो सिर्फ एक टूल दिया हुआ है कि आप हर दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कंप्यूट करते हो। ये दोनों ऑपरेशन तो है नहीं यहाँ पे, ये जो और ये प्लस वाला तो है नहीं, तो ये यहाँ पे बेसिकली डिफाइंड नहीं होगा, नॉट डिफाइंड इन आर्बिट्ररी मेट्रिक स्पेस। लेकिन अगर यही सेम चीज एक्स अगर आपका वेक्टर स्पेस है और वेक्टर स्पेस में मैं डिस्टेंस फंक्शन ले आऊं, मतलब एक तो वेक्टर स्पेस तो है, मैं यहाँ पे v ले रहा हूँ, v मतलब v प्लस डॉट, ये तो है ही, और साथ में मैं वहां पे बेसिकली जब हम डिस्टेंस फंक्शन आते हैं तो वो नॉर्म से डिनोट करते हैं, ये नोटेशन देते हैं। तो एक तो वेक्टर स्पेस ऑपरेशन पहले से ही था, तो ये जो लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई है ना, ये सेंस बनाएगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा और एक्स के बीच में स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो वेक्टर स्पेस में होता है, ये ऑपरेशन है यहाँ पे, और ये वाला भी ऑपरेशन है यहाँ पे, और डिस्टेंस फंक्शन आपने अलग से इक्विप कर दिया जिसे नॉर्म यहाँ पे वर्ड कहते हैं। तो यहाँ पे तो ये सेंस बना लेगा, लैम्डा अगर 0 1 के बीच में तो बेसिकली ये लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एक्स एंड वाई होगा।
लेकिन मेट्रिक स्पेस में ये नहीं होगा। तो आपको यही मैं समझाना चाह रहा हूं कि ग्रुप में क्या हुआ कि ग्रुप में एक सेट दे रखा है, उस पर सिर्फ एक बाइनरी ऑपरेशन हो रहा है। तो अनलेस उस पर अलग से इक्विप किया जाए डिस्टेंस फंक्शन, आप यहाँ पे हम डिस्टेंस फंक्शन की बात नहीं करेंगे। वो अलग बात है कि जी पे ग्रुप दे दिया गया, बाइनरी ऑपरेशन ग्रुप दिया हुआ है, साथ में हम एक डिस्टेंस फंक्शन और ले आए, तब तो ठीक है। अदरवाइज सिर्फ ग्रुप दिया है, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट डिस्टेंस फंक्शन। क्लियर हुई ये चीजें? यस सर, यस सर। यस सर। डिफरेंस विजुलाइज करो, क्योंकि होता क्या ना, अक्सर प्रॉपर्टी सब याद है कि यही नहीं मालूम कहां लगाना है कहां नहीं लगाना है। मेट्रिक स्पेस में हम इस तरह की बातें इन जनरल नहीं कर सकते। हाँ, वो अलग बात है, एक्स अगर खुद ही वेक्टर स्पेस है तो ठीक है। अदरवाइज आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस पे, क्योंकि आर्बिट्री मेट्रिक स्पेस तो सिर्फ डिस्टेंस फंक्शन से इक्विप होता है और यहाँ पे हमें वेक्टर स्पेस ऑपरेशन चाहिए, तो अनलेस ये एक्स खुद वेक्टर स्पेस ना हो, जैसे मेट्रिक स्पेस है ना, किसी भी आर्बिट्री सेट पे डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन वेक्टर स्पेस के लिए ये नॉर्म बाद में इसको आप देखोगे, नॉर्म जब इस पे नॉर्म से इक्विप कर देते हैं तो नॉर्म कहलाता है। नॉर्म स्पेस ऑलवेज जो होता है, नॉर्म भी डिस्टेंस देता है, लेकिन नॉर्म जो होता है वो वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड होता है। जबकि मेट्रिक किसी भी सेट पे, चाहे वो सेट वेक्टर हो चाहे वेक्टर स्पेस ना हो, किसी भी सेट पे हम डिफाइन कर सकते हैं। तो वो एक एक करके डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन मैंने आपका आंसर कर दिया। ओके सर। ठीक है, ठीक है, मैं ये लेक्चर यहीं पे क्लोज करता हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो इसमें मैटलैब के 10 मिनट बात करूंगा। 11:17 हो रहा है ना, तो ऑलरेडी मैंने ये लेक्चर लंबा ले लिया, तो मैं 11:20 पे स्टार्ट करूंगा। ठीक सर, ये PDF शेयर कर देंगे। अच्छा ठीक।